नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है फ्रांस की, लेकिन उसकी गूंज उठी भारत में। फ्रांस के मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो मोदी के लाडले मंत्री भूपेंद्र यादव की कुर्सी खतरे में आ गई। इंडिया गठबंधन उनका भी इस्तीफा मांगेगा। क्या हुआ फ्रांस में? जब मैंने एक्स-रे के नीचे देखा, तो क्या पाया? फ्रांस में मधुमक्खियों के लिए मंत्री का इस्तीफा। भारत में ऐसे कीटनाशकों को छूट क्यों? सही सवाल है। पर्यावरण हमारे हेल्थ का मामला है। फ्रांस में मधुमक्खियों के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले दो कीटनाशकों को मंजूरी मिलने के विरोध में पर्यावरण मंत्री मोनिका बरबाट ने इस्तीफा दे दिया। वहीं भारत में 2020 से प्रस्तावित प्रतिबंधों में बदलाव के बाद कई कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर बहस जारी है, क्योंकि विशेषज्ञ इन्हें मधुमक्खियां, मिट्टी और खेती के लिए नुकसानदेह मानती हैं। फ्रांस में दो ऐसे कीटनाशक को दोबारा मंजूरी मिली, जिन्हें मधुमक्खियों के लिए खतरा माना जाता है। फैसले के विरोध में पर्यावरण मंत्री मोनिका बरबाट ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि जब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े बुनियादी सिद्धांतों से समझौता होने लगे, तो पर पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सवाल भारत में उठ रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे कीटनाशकों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है, जिन्हें कई विशेषज्ञ मधुमक्खियां, केंचुए और मिट्टी के लिए नुकसानदेह बताते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फ्रांस में एक नीति पर मंत्री पद छोड़ देता है, जबकि भारत में इन्हीं मुद्दों पर सरकार की सोच अलग क्यों दिखती है? मंत्री भारत में बेसिकली जनता की सेवा के लिए होता है, और भारत में मंत्री मतलब फ्रांस और पूरी दुनिया में, और भारत में मंत्री जो है, वो मेवा खाने के लिए बनता है। एक मंत्री ने नहीं अपने ही घर में 90 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली। अभी एजुकेशन के सचिव है, उनको भी बंदरबाट के आरोप है, उनको भी अपने घर वालियों को ही करवा दिया। तो हमारे यहाँ जब तक लात नहीं पड़ती तब तक मंत्री नहीं जाते। और राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची छाप मंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि ये एनडीए है या इस्तीफे नहीं होते। तो बात अलग है कि उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगा जब जेनजी के सामने झुकते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। फ्रांस की संसद ने हाल ही में एसिटामिप्रिड और फ्लूपाइराडोफ्लूरेन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला कानून पास किया। इन रसायनों को लेकर पहले से पर्यावरण संबंधी चिंताएं जताई जा रही है, खासकर मधुमक्खियों पर इनके असर को लेकर। इस फैसले के बाद मोनिका बरबट ने इस्तीफा दिया और सोशल मीडिया पे लिखा कि पिछले 9 महीने में उन्होंने जंगल, पानी, हवा, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम किया, लेकिन अब उनके पास उस दिशा में आगे बढ़ने का साधन नहीं बचे हैं। बारबट का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का पद छोड़ने की खबर नहीं है। फ्रांस में इसे पर्यावरण बनाम कृषि नीति के बहस के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ किसानों की जरूरत का तर्क है, तो दूसरी तरफ जैव विविधता को बचाने की चिंता। जब हम भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो नीतिगत फैसलों में बड़ा विरोधाभास दिखता है। साल 2020 में कृषि मंत्रालय ने 27 घातक कीटनाशकों को बैन करने का एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया था। तब उम्मीद जगी थी कि सरकार नागरिकों की सेहत और पर्यावरण को लेकर सख्त कदम उठाएगी या उठाने का सोच रही है। हालांकि साल 2023 में जब अंतिम आदेश जारी हुआ, तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। व्यावसायिक लॉबी के दबाव के आगे नीति निर्माताओं का रुख नरम पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि 27 में से 24 घातक रसायनों को खेती के लिए इस्तेमाल करने की दोबारा छूट दे दी गई। जो केमिकल दुनिया भर में प्रतिबंधित हो रहे हैं, उन्हें भारतीय खेतों में खुलेआम इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। इन रासायनिक कीटनाशकों की मार सिर्फ उड़ने वाले जीवों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन के भीतर दिन रात काम करने वाले केंचुओं पर भी पड़ रही है। केंचुए मिट्टी को खाकर उलट पुलट करते हैं, जिससे जमीन की में ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां उपजाऊ बनती है।
जब खेतों में क्लोरोपाइरीफॉस और कार्बोफ्यूरान जैसे रसायन का छिड़काव होता है, तो ये पानी में घुलकर मिट्टी के भीतर जाके बैठता है। ये जहर केंचुओं की नाजुक त्वचा के जरिए उनके शरीर में समा जाता है, जिससे उनका नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है और वो मिट्टी के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। जिस मिट्टी में लाखों केंचुए होने चाहिए, वे खेत अब बेजान और खोखले होते जा रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि फसल सिर्फ किसान उगाता है, लेकिन ये सच है कि बिना मधुमक्खियों के पराग परागण जो होते हैं, जो फूलों के ऊपर जो पाए जाते हैं, के फल या दाना बनना मुश्किल नहीं है। भारत के प्रमुख फसलों में जैसे सरसों, सूरजमुखी, सेब, आम, दालें, कपास पूरी तरह मधुमक्खियों पर निर्भर है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार मधुमक्खियों की मौजूदगी से सरसों की पैदावार 25 से 40% तक सीधे बढ़ोतरी होती है। एस्फेट, क्लोरोपाइरीफॉस, मैलाथियान और डाइमेथोएट जैसे केमिकल इन मासूम जीवों के लिए काल बन रहे हैं। कुछ केमिकल मधुमक्खियों के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे सूर्य की दिशा देखकर अपने छत्ते पर लौटने का रास्ता भूल जाती हैं। वही कुछ रासायन उनके उड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है और उनके श्वसन तंत्र को बंद कर देता है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने हमेशा आगाह किया है कि मधुमक्खियों के बिना इंसान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो गई, तो इंसान के पास जीने के लिए बहुत कम समय बचेगा। बिना परागण के पौधे नहीं होंगे तो अनाज और जीव जंतु नहीं बचेंगे। डेविड एटनबरो ने भी चेताया था कि इतने इनके बिना पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अगर भारत में इस तरह के घातक रसायनों को छूट मिलती है, तो आने वाले समय में गंभीर खाद्य संकट खड़ा होना तय है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि तात्कालीन व्यावसायिक फायदों के लिए मिट्टी और पर्यावरण का सौदा करना भविष्य की पीढ़ियों को भुखमरी की ओर धकेलने जैसा है। प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज देते 81 करोड़ लोगों को, कहाँ से लाएंगे? और हमारे यहाँ रिपेलेंट हो या बाकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो जो घास, अनचाही घास को भी खत्म करने के लिए कई दवाई है, केमिकल है, जो इसके लिए बहुत घातक हो जाती है। पिछले ही 2 साल पहले महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ में, कई लोगों की जानें गई जब वो बीटी कॉटन के ऊपर दवाई छिड़क रहे थे। कि बीटी कॉटन का पौधा ऊंचा होता है और उस पे दवाई छिड़कने के लिए जब हाथ ऊपर करके दवाई छिड़क रहे थे, तो हवा ने रुख बदला और जो दवाई छिड़क रहे थे, छिड़कने वाले के ही मुंह में दवाई चली गई और वो बेहोश हो गए और उसमें से कई लोग मर गए। दवाइयाँ हमारे यहाँ घातक है, ये बार-बार बहस होती है। लेकिन सरकार एक तरफ पर्यावरण की बात करती है और दूसरी तरफ औद्योगिक लॉबी की सराहना और उनके लिए काम करती है। बार-बार हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट जनता के लिए नहीं है। ये जनता की सरकार ज़रूर हो सकती है। अभी तो ये ज्ञानेश कुमार की सरकार बन जाती है। लेकिन जनता की भी सरकार बने तो ये अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के बड़े-बड़े लॉबियों के लिए काम करती है। अब फ्रांस ने रास्ता खोल दिया है, तो हमारे यहाँ पे भी अब धर्मेंद्र यादव को लोग लगातार इस्तीफे के लिए प्रेशराइज़ करेंगे, ऐसा विपक्ष ने ऐलान किया। देखो क्या होता है। हमारे यहाँ हमारे पर्यावरण मंत्री पहले जाते हैं या मधुमक्खियाँ? ये तो जो एक्स-रे में दिखता है मुझे, तो ये दोनों बराबर हानि पहुँचाते हुए दिखते हैं। देखिए, दोनों को हानि पहुँच रही है। देखिए आगे क्या होता है। आज एक और बात मैं कहूँ कि कितनी समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमारे जो नेता हैं, उनके और विदेशों के कई देशों में जो नेता है, उनकी जब बात करें, जवाबदेही की बात करें या पर्यावरण के लिए, फ्रांस के पर्यावरण मंत्री छोड़ देती है क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, अब मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये होता है। बाबा साहेब आंबेडकर ने भी ऐसा ही इस्तीफा दे दिया था हिंदू कोड बिल पर। जवाहरलाल लाल नेहरू मना करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे सिस्टम में मैं काम नहीं कर सकता।
जवाबदेही की बात करूं तो मैं 2022 का एक केस मुझे याद है। अगस्त 2022 में पोर्तुगल की हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री थी मार्टा टेमिडो। इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया था कि 34 साल उम्र वाली एक भारतीय टूरिस्ट महिला वहाँ पोर्तुगल में थी, लिस्बन में, और वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें हॉस्पिटल लेके लाया गया। उस हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए तुरंत दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इस हॉस्पिटल के शिफ्टिंग के बीच उसकी मृत्यु हुई। तो एक पर्यटक की मृत्यु, वो भी विदेशी पर्यटक की मृत्यु की जवाबदेही लेते हुए वहाँ पर सरकार ने तुरंत हेल्थ मिनिस्टर मार्टा टेमिडो ने इस्तीफा दिया और सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। काश हमारे यहाँ यदि ऐसी जवाबदेही होती तो शायद ही राज्य में कोई मंत्री 1 सप्ताह से ज़्यादा पड़ा रहता। लेकिन जब लोग मरते हैं तो हमारे यहाँ मंत्री कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग तो मरते रहेंगे। यह है फ़र्क इंसानों का और जानवरों का, हैवानों का। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर।